नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जैन ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रास्य। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 के जो मैथ का जो बैच चल रहा है उसकी 5वीं क्लास। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो पिछली क्लास में हमने जो संख्या पद्धति के बारे में देखा था, है ना, वहाँ पर स्थानीय मान मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्थानीय मान पढ़ाया था। तो वहाँ कुछ स्थानीय मान में कुछ भाग रह गया था, है ना। हाँ, मैं शायद ध्यान चुक रहा था, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि कुछ भाग शायद रह रहा है तो मैंने सोचा कि वापस से आपको पहले ही उसको कवर करवा दूँ, ताकि आपके पास में कोई भी पोर्शन है वो कोई टॉपिक है वो रहे नहीं। ठीक है, तो मैंने स्थानीय मान के बारे में बात करी थी, वहीं से हम लोग आगे शुरू करते हैं आज। स्थानीय मान के बारे में, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूँ एक बार। जैसे कि आपको कह दिया 1 4 5 3 2 8 9, मान लो ये संख्याएं हैं 1 4 5 3 2 8 9, और आपसे कहता है, क्या कहता है कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप लोग बताओगे क्या कि 5 जो लिखा उसके बाद में जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी क्या हो जाएगी? 0। तो 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा? 5000 या 50,000, सॉरी 50,000 हो जाएगा, क्योंकि 4 संख्या हैं 1 2 3 4। तो 5 का स्थानीय मान। अगर आपसे कहता है कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? 2 के बाद में जो भी संख्याएं हैं, है ना, वो सब 0 लिख लेंगे। तो 2 0 0 200, है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा है और आपको आ भी गया होगा। अब जो प्रश्न जो मैंने देखे हैं जिस प्रकार से आते हैं, है ना, उनकी हम लोग बात करें तो अब तक जो प्रश्न किस प्रकार से बने हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि दी गई संख्या में, मतलब ये वाली दी गई संख्या में दी गई संख्या में 4 तथा 3 के स्थानीय मानों का 4 तथा 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। प्रश्न ये आ गया, ध्यान से देखना कि दी गई संख्या में 4 और 3 के जो भी स्थानीय मान है उनका क्या करना, आपको योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल आप लोग किस प्रकार से ज्ञात करोगे, ये आपके लिए भी समस्या है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी समस्या रहेगी। तो पहली बात कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात उनका योगफल निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि क्या पूछ रहा है। तो 4 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और 3 के बारे में पूछ रहा है, और इन दोनों का योगफल निकालो। तो करना कुछ नहीं है आपके पास में, ध्यान से देखना कि आपको 4 के बारे में, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 के बाद में 1 2 3 4 5 0, तो 3 4 और 5 0 हो गए। उसके बाद में 3 के बाद में कितने 0? 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ पर 3 आ गया, और दोनों को जोड़ना है। ध्यान से देखना, दोनों को जोड़ना है। तो 0 0 0 3 0 और 4, तो आपके पास में ये संख्या बन गई। लेकिन ऐसा करने पर एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, है ना। बहुत का मतलब हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट खराब हो जाए, है ना। तो आपको इस तरीके से नहीं करना। ध्यान से देखो, वापस से देखो ध्यान से कि आपको जिस भी संख्या के बारे में पूछा है, 4 और 3 के बारे में पूछा और इनको जोड़ना है, तो बाकी को जितने भी 4 और 3 के अलावा जितनी भी संख्या है उन सभी को आप लोग क्या कर लो? 0 कर लो। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो यहाँ पर कि भाई 4 और 3 के अलावा बाकी सभी को 0 कर लो। तो 1 को आप लोग 0 लिख लिया, उसके बाद में आपने 4 लिख लिया, 5 को फिर से 0 कर लिया, फिर से आपने इसको 3 लिख लिया, फिर उसके बाद में 1 2 और 3। क्लियर है? तो ये आपके पास में, ये आपका पास में क्वेश्चन आ गया, सीधा सा आ गया। आपको कोई और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने दिमाग लगाया तो आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, पहली बात योगफल में सीधे से हो जाएगा, लेकिन क्या अंतर में भी ऐसा पॉसिबल है ना। अगर आपको कहा है कि भाई दी गई संख्या में 4 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, अगला प्रश्न यही, इसी को कर लो, अंतर ज्ञात करो। अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है?
घटाव। ठीक है, तो 4 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या हो जाएगा, समझो बात, है ना। ये चीज़ मैं भूल रहा था पहले, मैं शायद मैं नहीं बताई थी, तो मैंने लगा कि बता देनी चाहिए पहले। ठीक है, तो अगर आपसे अंतर कहा तो आपको उस टाइम पे आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपके पास में स्टेप से, 4 के बाद में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, अगला जो है वो 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद में कितने जीरो, 3 जीरो, 3 के बाद में 3 जीरो। अंतर निकालना यानी कि घटाना है। देखो 0 में से 0, 0 और 0। देखो यहाँ पर आप कितना कर लोगे, 7 हासिल इसको दे दी 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, ये आपके पास में क्लियर है। तो ये आपके पास में जो है वो स्थानीय मानों का अंतर आ जाएगा। इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपका काम नहीं होने वाला। स्थानीय मानों का योगफल आप लोग निकाल सकते हो, अंतर निकाल सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग स्थानीय मानों का गुणा भी ज्ञात कर सकते हो और भाग भी ज्ञात कर सकते हो। समझ रहे हो, गुणा भी ज्ञात कर सकते हो और भाग भी ज्ञात कर सकते हो। आपको जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, आप लोग इसको लिख ले, हम लोग और आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं रह गया था, लेकिन ज़रूरी था बताना। चले, तो हम लोग और आगे अगर बात करें तो संख्याओं को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं उसके ऊपर भी बात करें। ये तो हमारा रह गया था कुछ भाग, तो उसको कवर कराना ज़रूरी था। बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सूख रहा है। चले आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग और बात कर लें कुछ और संख्याओं के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से दे दें, ठीक है, क्वेश्चनों को हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, ये मान के चलो कि क्वेश्चन इस प्रकार से दे दें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अगर आपसे प्रश्न यही कह दिया, ठीक है, तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करोगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर क्या संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ये स्थानीय मान का भाग नहीं है। अगर हमने कहा था कि भाई एक अंक की हम लोग बात करें तो एक अंक कहाँ शुरू होता है आपका, 1 से लेकर के 9 तक, तो ये छोटी और ये क्या हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। अगर हम लोग 2 अंक की बात कर लें, 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 2 अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। 3 अंक की बात कर लें, 3 अंक की बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 100 और इधर 999। और अगर 4 अंकों की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग 4 अंकों की बात करें तो सबसे छोटी संख्या ये हो गया आपके पास सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 9999। ठीक है, तो ये आपके पास में संख्याएं हो गई। क्या कह रहा है प्रश्न कि 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 अंक की हम लोग बात कर रहे हैं तो 4 अंक की बड़ी संख्या हमको चाहिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है 9999। और 3 अंक की छोटी, 3 अंक की आपको छोटी संख्या चाहिए। तो 3 अंक की छोटी संख्या जो है वो कितनी है, 3 अंकों की संख्या छोटी संख्या वो 100 है। कितनी है 100, जोड़ते हो तो 9 9 10 और हासिल इधर, तो ये हो गया, ध्यान से देखना, 10,099 हो गया। कितना आ गया 10,099। अगर आपसे कहता है, क्या कहता है प्रश्न अगला कि कुछ भी बदल सकता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी
और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी। तो आप लोग क्या बोलोगे कि 109 कितना हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 109। वैसे ही कहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? तो आप 100 को और 999 को जोड़ लें। अगर आपसे कहे 4 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल, तो इनको जोड़ लें। अगली बात, अगर इनका अंतर पूछे, मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा? तो 99 में से 10 घटाओगे तो आपका 90 आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा आपके पास में? 89 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 100 जो है वो 999 में से घटा लेंगे तो अंतर आ जाएगा। अगर गुणा करना हो तो आप लोग इसका गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का योगफल किस प्रकार से आता है हम लोगों ने ये देखा है। प्रश्न किसी भी टाइप से बन सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों को बना करके तो बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको समझें और इसको सोल्व करें। क्लियर है बात? अगर एक और चलो क्वेश्चन बनाता हूँ मैं कि 4 अंक की सबसे छोटी, 4 अंक की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 4 अंक की सबसे बड़ी क्या है? देखो ध्यान से, 4 अंक की सबसे बड़ी 9999, सबसे छोटी संख्या 1000, माइनस करो यहाँ पर तो 9 9 9 और 8। ठीक है, तो 8999 आपके पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? आप लोग इसको लिख लें, हम लोग और आगे बढ़ें, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास में रह रहा था उसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग आगे निकलते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, पूरा डस्टर खराब हो चुका है। चलो, हम लोग बात कर लें अभाज्य संख्याओं के बारे में कि पिछली क्लास में हमने अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा देखा था बेसिक, तो मैं वापस से आपको अभाज्य संख्या याद दिला दूं। अभाज्य संख्याएं किसकी बात कर लें हम लोग? अभाज्य संख्याओं की बात कर लें। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या वे होती है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, है ना, कि वे संख्याएं जिसमें या तो खुद का भाग जाए या एक का, वे संख्याएं जिसमें एक या स्वयं का भाग जाए, एक या स्वयं का भाग जाए, वही क्या कहलाएगी? आपके अभाज्य संख्या कहलाएगी। या तो एक का जाएगा भाग या फिर स्वयं का, दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है, दोनों शर्त होना ज़रूरी है, शर्त होना एक तथा, इसको तथा कर लो, दोनों शर्त होना आवश्यक है या ज़रूरी है। ठीक है, बात को समझ लेना कि दोनों ही बातें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों बातें नहीं हुई तो हमारे जो हम लोग कह नहीं सकते कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग 1 से शुरू करें, 1 2 3, है ना, अगर मान लो स्टेप से, तो 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कहें हम लोग? 1 जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अब सवाल है कि क्यों नहीं है? हमारे पास में दोनों चीज़ें होना चाहिए, 1 का 1 में भाग होना चाहिए, है ना, 1 का दोनों चीज़ें होनी चाहिए, 1 का भाग जाना चाहिए और स्वयं का भी। तो 1 का है, अगर मान लो 1 का भाग गया तो फिर स्वयं भी 1 ही है ना, तो ये आपको काम नहीं देगी, है ना, दोनों शर्तें होनी चाहिए। अब जैसे 2 में है, 2 में क्या है? 2 में 1 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है और इसमें इसके बाद में 2 का भी भाग जा रहा है, दोनों चीज़ें, 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भाग। अब इसमें यहाँ पर हमने 1 का भाग लिख दिया, तो इधर क्या लिखे?
समस्या है। इसलिए एक जो है आपकी जो है वो क्या है, आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगली बात करें तीन, तीन में भी वही बात कि एक का जाएगा और तीन का भी जाएगा। अगर हम लोग बात करें पाँच में, तो अब चार की बात करें, ध्यान से देखना, अगर चार की बात करें, आप लोग को सर चार क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, ठीक है, तो चार में ध्यान से देखो, एक का भाग जाएगा, चार का जा रहा है और इसमें दो का भी भाग जा रहा है, तो ये जो कंडीशन है वो एक्स्ट्रा हो गई, है ना। पाँच की बात करें, ठीक है, तो पाँच की बात करें तो पाँच में एक का जाएगा, पाँच का जाएगा और किसी भी संख्या का नहीं जाएगा। अगर छः की बात करें, ध्यान से देखना, छः की बात करें, एक का जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा और छः का जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या वो होगी, क्या कह रहा हूँ, कि अभाज्य संख्या वो होगी जिसमें खुद का और साथ में, जिसमें खुद का और साथ में क्या होगा, एक का भाग जाए, बाकी संख्या तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो अभाज्य संख्या जो आए ना, कौन सी अभाज्य संख्या जो आती है, अभाज्य संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे कि अभाज्य संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, दो चार, है ना, सॉरी, दो तीन पाँच सात, सात के बाद में आपका 11, 11 के बाद में आपका 13, 13 के बाद में 17, इस टाइप से संख्या जाएगी। क्या है, 2 3 5 7 11 13 17, इस टाइप से संख्याएं बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं, विषम नहीं कह रहे हम लोग, क्या कह रहे हैं हम, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना, मैं विषम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं विषम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभाज्य संख्या की। अभाज्य का मतलब ध्यान से देखना कि प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि जिसमें किसी भी संख्या खुद और स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। तो अब हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे और आगे कि संख्याएं कितनी कितनी होती है। चलिए कुछ नोट्स में आपको सीधा लिख लें या याद रखें इसको। चलिए नोट करके लिखे आप लोग, नोट करके लिख लें कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए बताइए मुझे, 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम में अगर डायरेक्टली आपसे पूछा गया तो आप क्या जवाब दोगे। ठीक है, कितनी होती है अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग शॉर्ट में बात, कुछ चीज़ों को शॉर्ट में लिख लेंगे। 1 से 10 के बीच में ध्यान से देखना कि 2 3 5 7, तो 1 से 10 के बीच में 1 2 3 4, तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 4 हो गई। बात समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट लिख लें, नोट करके लिख लें कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो अब 1 से 10 की बात कर रहे हैं तो हम लोग 1 की बात कर लें। एक जो है, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ध्यान रखें। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्लियर है। तो आपसे पूछे कि एक के बारे में, क्या एक भाज्य संख्या है, नहीं, अभाज्य वो भी नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है, एक एक ही है। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आप कहोगे 4। अगला प्रश्न बात करें हम लोग कि दूसरी बात ध्यान से देखना कि 11 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी है, समझ लेना इसको एक बार, है ना। तो एक तो 11 हो गई, एक 13 हो गई, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा और 19 होगा। ठीक है, 11 13 17 और 19। तो आप कहोगे सर इसमें भी तो आपके पास में 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, 4 अभाज्य संख्याएं इसमें भी हो गई। अगली बात करें हम लोग, ठीक है, कि 21 से लेकर के आपके पास में 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 21 से लेकर के 30 के बीच में,
तो आप कहोगे सर 7 3 21, 21 में भाग जाता है, 22 में भी जाता है, 23 में भाग किसी का भी नहीं जाता है, 24 में भी जाता है, 25 में भी जाएगा, 26 में भी जाएगा, 27 में भी जाएगा, 28 में भी जाएगा और 29 में किसी का भाग नहीं जाएगा। तो आपके पास में कितनी संख्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो अगर आपसे डायरेक्टली कहे, क्या कहे डायरेक्टली, अब बात समझ लेना कि डायरेक्टली अगर मैं नोट करके लिखा हूँ, डायरेक्टली चौथा पॉइंट कि अगर आपसे कहे कि 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी? बोलिए 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप क्या कहोगे? सीधा 10। क्या कहोगे? 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी टाइप से आप लोग अभी अलग अलग संख्याओं का नहीं देखना है आपको। अगर आपसे कहें कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, अगला पॉइंट कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? आप लोग क्या कहोगे? 15। ठीक है, कौन कौन सी है वो आपसे नहीं पूछेगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो आप लोग क्या कह दोगे? 15 अभाज्य संख्या हैं। अगर उसी टाइप से 51 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितना है? 10 है। ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, तो अगला ये बात पूछ सकता है आपसे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना कि 1 से 50 तक 15 है और यहाँ पर 10 है, तो कितनी हो जाएगी? 25 अभाज्य संख्याएं। क्लियर है? अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको याद रखने चाहिए, कुछ और मैं लिखवा दूँ कि अगर आपसे पूछे कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या पूछे? 1 से 60 तक क्या पूछता है? 1 से 60 तक जो है वो अभाज्य संख्या कितनी है? तो आप लोग बता सकते हो। देखो 50 तक तो 15 हो गए, 50 तक 15 हो गए और 60 के आगे 51, 52, 53, 54, 55, 56 में कौन कौन सी है? तो आप लोग को 51 से 53 और 59, 53 और 59। ठीक है, तो ये तो आपके पास में बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करें और कुछ नोट में लिखने लायक चीज़ें, ये हाँ 2 के बारे में, तो नोट करके लिख ले आप लोग 5वां और 7वां पॉइंट, 8वां जो भी है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, ये बात क्लियर है। 2 जो है एकमात्र सम भी है, बाकी सभी जो आएगी संख्याएं वो क्या आएगी? विषम आएगी, लेकिन 2 जो है वो एकमात्र आपकी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है आपके पास में? एकमात्र जो है वो सम अभाज्य संख्या है। चलिए, तो अब थोड़ा बोर्ड साफ हो गया है। हमारे सामने प्रॉब्लम थी, बार बार ये बोर्ड कुछ डार्क सा दिख रहा था, है ना। तो अब हम लोग बात करें सह अभाज्य संख्या की। अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अगला जो आपका है वो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अगर हम लोग सह अभाज्य संख्या की बात करें, ध्यान से समझना कि सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है? देखो, अभाज्य संख्या में हमने कहा है कि अभाज्य संख्या में जो संख्याएं होती है उसमें क्या है कि खुद और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन सह अभाज्य क्या है? यहाँ पर 2 संख्याओं का जोड़ा होगा। क्या होगा? 2 संख्याओं का जोड़ा होगा। 2 संख्याओं का जोड़ा, 2 संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड नहीं। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा हूं कि 2 संख्याओं का जोड़ा है, ये सिर्फ क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या है? तो आप कहोगे सर 2 संख्याओं का जोड़ा है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कहा कि मैंने 2 और 3, ध्यान से देखो 2 और 3, तो ये सह अभाज्य संख्या। कैसे? क्योंकि 2 का जो गुणनखंड होगा, 2 का फ्रैक्शन जो होगा वो इस वाले में नहीं होगा। अब ये मत कहना सर 3 में भी 1 है और इसमें भी, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, एक गुणनखंड सभी में होता है वैसे। तो 2 और 3 की बात हम लोग करें तो यहाँ पर इसमें दोनों में कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, एक के अलावा भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका तो गुणन टुकड़े और कर नहीं सकते। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कह दिया
कि जैसे हमने कहा कि 4, 5 ये भी सहअभाज्य संख्या है। बोलो 4 और 5, 4 वैसे अभाज्य नहीं है, लेकिन 4 जो है वो 5 के साथ में सहअभाज्य हो गई। तो 4 का मैं कोई गुणनखंड कर सकता हूँ, लेकिन जो 4 का गुणनखंड किया मैंने, 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2, लेकिन 5 का जो गुणनखंड है वो 5 ही रहेगा, है ना। तो इसमें और इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है, एक और देख लो, अगर हम लोग कहते हैं भाई 9 और 10, तो 9 के गुणनखंड क्या हो गया 3 × 3 और 10 का क्या हो गया 5 × 2। तो इसमें कुछ भी जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका 9 और 10 जो है वो क्या कहलाएगा आपका सहअभाज्य कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई मेरी, कि हमें सहअभाज्य का मतलब क्या है कि दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जितने भी आप लोग टुकड़े कर लो, लेकिन उसके जो उभयनिष्ठ है वो वहाँ पर होना नहीं चाहिए। अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो आपके पास में क्या है, वो क्या कहलाएगा आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर है, क्या कहलाएगा आपका सहअभाज्य। अब हम लोग बात करें कि एक जो बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम नहीं मतलब कॉम्पिटिटिव जो रीट में आ चुका है प्रश्न, उसके बारे में बात कर ले हम लोग ओल्ड क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक को क्या कह रहा है अभाज्य संख्या है। बी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक अभाज्य संख्या है। बी कह रहा है एक संयुक्त संख्या है, एक संयुक्त संख्या है। बी सी ऑप्शन कह रहा है आपको एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये रीड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और डी जो है आपसे कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है। बताइए कौन सा सही है। ये रीड का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जो बताया वहीं से है, ध्यान से देखो। निम्न में से कौन सा सही कह रहा है, कौन सा, ध्यान से देखो। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक जो है वो अभाज्य भी नहीं है और एक जो है वो भाज्य भी नहीं है। तो भाज्य भी नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास में एक संयुक्त संख्या है तो ना संयुक्त भी नहीं है ना, ठीक है। संयुक्त भी नहीं है, सहअभाज्य भी नहीं है। तो अब रही बात कौन सी, दो जो है अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बात क्लियर है। तो ये जो प्रश्न जो है वो आपका रेड में आया। अब आप देख लो कौन से प्रश्नों का लेवल क्या है, बिल्कुल इजी सा लेवल आता है, कोई बहुत कठिन लेवल नहीं आता। लेकिन बात ये है कि हम लोग कंसेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं या कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, उसके चक्कर में हमें पीछे जाना पड़ता है। बात क्लियर है। चलिए जब हम लोग और आगे बात करें तो हम लोग इसी से आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा बार बार मिटाता नहीं है। अगला टॉपिक लिख लेना आप लोग स्टार करके, परवर्ती संख्या, परवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है। परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं, ये टॉपिक लिख ले, छोटा सा है, हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे अभी। पूर्ववर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो पहले हम लोग परवर्ती की बात कर लें। परवर्ती का मतलब क्या होता है कि बाद वाली संख्या है, बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्याएं। परवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा, पर का मतलब बाद में जो संख्या आती है। अगर आपसे कहें कि भाई 5 की परवर्ती संख्या ज्ञात करो, 5 की परवर्ती, तो 5 के बाद में अगली संख्या क्या है, तो आप लोग बताओगे 6। 5 की परवर्ती संख्या 6 है। अगर आपसे कहता है कि 8 की परवर्ती संख्या क्या होगी, 9। आपसे कहता है कि 101 की परवर्ती संख्या क्या होगी, आप कहोगे 102, ठीक है। और
पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 6 की पूर्ववर्ती 5, 9 की पूर्ववर्ती 8, 102 की पूर्ववर्ती तो 101। क्लियर है बात। परवर्ती और पूर्ववर्ती बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन शब्दों को ध्यान में रखना आपके ज़रूरी। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ मुझे एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल ज़रूर से बताऊँगा, है ना। सभी चीज़ें हम लोग अच्छे ढंग से करने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं अगर मेरे साथ में आप लोग ढंग से बने हुए हो तो। चलिए, एक तो ये बोर्ड का बड़ा चक्कर है ना, बार बार साफ करना पड़ता है। अब नहीं साफ करें तो लिखेंगे नहीं तो काम होगा नहीं। चलो, अब हमें पास में और कुछ चीज़ें हैं। अब भाग के नियम आते हैं हमारे पास में, भाग के नियम। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें मुझे शायद बता देना चाहिए आपको। देखो, भाग के नियम हमको समझना है। भाग के नियम समझने से पहले हम लोग इकाई अंक को समझ लेंगे, है ना। तो किसको समझेंगे पहले, इकाई अंक को। इकाई अंक ज्ञात करना, तो एक हेडिंग लिखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका, इकाई अंक ज्ञात करना। क्या, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से समझेंगे इसको, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक भी आपको हो सकता है। इकाई अंक ज्ञात करना अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ गुणे में देखने वाले हैं। ध्यान से देखो, जैसे आपसे कहें कि भाई मैं 123 का गुणा 5 में करूँगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 123 में 5 का गुणा करूँ तो इकाई अंक क्या होगा, सबसे पहला जो आएगा अंक वो क्या होगा। या क्वेश्चन और आपसे दे दिया, क्या दे दिया कि 1 2 3 4 का गुणा जो है वो 1 2 3 4 में किया मैंने, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, है ना। तो इकाई अंक हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमको समझना है। इसके में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और आ भी गए हैं, पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, टॉपिक अच्छा है, इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान से देखिए आप लोग, देखो ध्यान से कि एक्चुअल में इकाई अंक जो है, इकाई का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहीं पे भी कोई संख्या, जैसे कि 1 5 7 और 8, तो इसका इकाई अंक क्या है, तो 8 है। समझना, इकाई अंक का मतलब पहले जो संख्या आएगी उसी को आपको निकालना। जैसे आपको कहा कि 3 4 5 6 7, इस वाली संख्या में इकाई अंक क्या है, तो आपको हो गए 7 है। अगर आपसे कहता है कि 9 8 7 5 4 2 1, तो इकाई अंक क्या है, तो 1 है। बात समझ रहे हो, इकाई अंक क्या होगा वो पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा ये बताना हमको, और बाकी कुछ नहीं बताना। बाकी इसका गुणा क्या आएगा वो आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या पूछेगा, इकाई अंक निकाल के बताओ। तो अब आप समझना बात को, ठीक है। सॉरी, देखो इकाई अंक की बात करें हम लोग, तो इकाई क्या हो सकता है, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। अब इनमें से कुछ भी, ऑप्शन आपके 4 रहेंगे, ऑप्शन तो आपके 4 रहेंगे, 4 में से आपको बताना है। तो ऑप्शन तो एक मतलब 10 में से, ये 10 अंक है पूरे, 9 तक तो ये और 1 0, तो इसमें से कुछ ना कुछ होना है। तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। जैसे कि मुझे मान लो यहाँ पर, अभी एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे मुझे 4 का गुणा 5 में करना, तो 4 × 5, तो 5 चौक कितना हो गया, 20, तो इकाई अंक क्या हो गया मेरे पास में, 0 हो गया। एक और समझो, मान लो 13 का गुणा मुझे 6 में करना, 13 का गुणा मुझे किस में करना हो, 6 में, तो 12 और 18 का 8 हासिल 1, 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो मेरे पास में इकाई अंक कितना है, आप कहोगे इकाई अंक सर 8 है। ठीक है, चलिए और समझो इसको, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मान लो 13 का गुणा जो है मुझे किस में करना होगा, 12 में, तो 12 3 36, 6 हासिल कितना हो गया, 3, 12 और 3 कितना हो गया, 15, 156।
तो मेरे पास में इकाई अंक कितना है, तो 6। तो मैं पूरा गुणा क्यों करूं, मैं पूरा गुणा क्यों करूं जब मुझे पता है कि मुझे इकाई अंक ही तो निकालना है। क्या मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे भाई इकाई अंक ज्ञात करना है, तो पूरा गुणा मैं क्यों करूं, क्यों अपना टाइम खराब करूं। वो तो सिर्फ जानबूझ करके मुझे टाइम खराब करवाना चाह रहा है। ठीक है, बात को समझो कि अगर मान लो 6 का गुणा मैं 3 में कर दूं तो 6, 12 और 18, 18 का आपके पास में कितना आ गया, 8 है ना। 18 में आपको 8 ही तो चाहिए था, फिर मैं पूरे में गुणा क्यों करूँ। ध्यान से देखो, 3 × 2 कर लो, 3 दूनी 6, तो आपके पास में 6 आंसर आ गया, आया ना। जैसे कि 15 × आपको 12 कर दिया, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बाकी का गुणा तो करना ही नहीं है, बाकी का गुणा करना नहीं है। 5 × 2 कितना हो गया, 10, तो इकाई अंक कितना आ गया आपका, 10 हो गया। चलिए ठीक, और आगे बढ़ें। ठीक है, अभी कुछ और संख्याओं को बढ़ाते हैं, जैसे कि 13 × 12 × 11 कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे कहता है कि भाई 13 × 12 × 11 का इकाई अंक निकाल के बताएं, सबसे पहला अंक, तो आपको देखो ध्यान से, इनको दाएं वाले को तो देखना भी नहीं है। अब बचा कितना, 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो इकाई अंक कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अगला देखो, ध्यान से देखो कि हम लोग कह दें कि भाई 14 × 23 × 25 है ना। तो ध्यान से देखना कि जब भी 5 आ जाए, है ना, शायद 25 को अभी मैं बाद में बताऊंगा 25 वाले को, अभी 4 देख लो। 14 × 23 × 24 का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, अभी हम लोग गुणे में देख रहे हैं इकाई अंक कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग घातों में भी बढ़ेंगे आगे ना। तो आपने देखा कि भाई 4 का गुणा 3 में, तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12। भाई इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। 4 का गुणा 3 में किया, 12 आ गया। कितना आ गया आपका, इन दोनों का गुणा किया, आपके पास में 12 आ गया। अब 12 यानी कि इसको भूल जाओ वापस से, कितना, 2। 2 का गुणा 4 में करेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलिए कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, जो 2 अंक आ गया जैसे उसको भूल जाओ। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर आपसे कहता है कि 1, 2, 3 × 1, 4 और 3, ठीक है, और इसमें कहता है कि आपका इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको बाकी को भूल जाना है। ठीक है, बाकी को भूल जाओ। 3 × 3 कितना हो गया, 9। इसी को बढ़ाओ, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। 4 × 12, 12 मतलब 2, 2 एकम 2, तो आपके पास में आंसर कितना हो गया, 2। तो ये जो है आपके पास में इकाई अंक निकालने का एक नॉर्मल सा बेसिक तरीका है, नॉर्मल सा बेसिक तरीका है। अभी गुणे में हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे, अब आप इसको बता सकते हो कि 4 × 4 कितना हो गया, 16, 16 का 6 इकाई अंक। 5 × 3 15, 15 का 5 इकाई अंक। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में इकाई अंक निकालने का एक तरीका है, एक बेसिक तरीका है, जो हम लोग काम में लेंगे। अब हम लोग और आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों को हमारे पास में बन जाते हैं। इकाई अंक को ही सीख रहे हैं हम लोग अभी। चलिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी इकाई अंक की ही बात कर रहे हैं। तो इकाई अंक में और हम लोग अगर देखना चाहें कि आगे बढ़े क्वेश्चनों में और देखें कि अगर मान लो आपसे कह दिया भाई कि 1, 2, 3 × 1, 4, 4 × 1, 5, 6 × 2, 3, 4 × 8, 9, 7 × 2, 2, 2 × 4, 4, 1। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अगर आपसे कहे कि भाई इसका इकाई अंक ज्ञात करो, क्या कहता है,
इसका इकाई अंक। अब आपको समझ में आ गया होगा फंडा क्या है ना। बाकी कितनी भी संख्या दे रखी उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 × 2 कितना हो गया 2, 2 × 7, 7 दूनी 14, 14 का 4, 14 का कितना हो गया 4, तो 4 × 4 16, 16 का 6, 16 का 6, 6 × 6। ध्यान से देखना इधर है ना। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको मैं भी एक बार हटाता हूँ बाकी को, ठीक है। बाकी सभी को हटा देना आपको इस टाइप से, ठीक है। ज़्यादा आपको संख्या नहीं रखनी, सिर्फ एक एक इकाई ही रखना है क्योंकि एक वो इकाई पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से कि 1 का गुणा मैंने 2 में किया तो कितना आ गया 2, 2 का गुणा मैंने 7 में किया, 2 का गुणा मैंने 7 में किया तो मेरे पास में कितना आ गया, आपको होगा सर 14 आ गया। 2 का गुणा मैंने 7 में किया कितना आ गया 14, तो इसमें 1 को भूल जाओ, 1 को भूल जाओ, 1 को भूलने के बाद में कितना आ गया मेरे पास में 4 आ गया। तो 4 का जो गुणा है वो मैंने 4 में किया, इस 4 का गुणा मैंने 4 में किया, 4 का गुणा 4 में किया कितना आ गया 16, 16 तो 1 भूल गया, ये कितना आ गया 6, 6 का गुणा 6 में करूँगा, 6 का गुणा मैं 6 में करूँगा, 6 × 6 36, 36 आ गया। 36 का मेरे को 6 चाहिए, ये अब 3 भूल जाओ, 6 का गुणा फिर वापस से मुझे किस में करना है 4 में। 6 का गुणा जैसे ही मैंने 4 में किया है ना, कितना आ गया 6 × 4 24, 24 का 4 हासिल, 2 जो है वो हट गई, ठीक है। 4 हो गया, 4 का गुणा 3 में करूँ, 4 का गुणा मैं अगर 3 में करूँ तो मेरे पास में कितना आ गया 12, तो 12 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया 2, इकाई अंक कितना हो गया 2। देखिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस होने के बाद में बहुत आसान है, बहुत सरल है और बहुत छोटा है। चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग, और फिर आगे अगली जो क्लास है जो हम लोग घात वाला देखेंगे। चलिए 7 8 9 5 3 2 × 1 2 3 4 × 4 4 4 5 2 3 × 2 2 2 × 4 3 2 1। मान लो ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब इसका क्या क्या कह दिया आपको कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो, क्या कह दिया सॉरी, इकाई अंक ज्ञात करो। तो आप लोग कैसे निकालोगे, देखो बाकी सब चीज़ों को तो भूल जाओ, 2 का गुणा एंड वाले में करो, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो गया 8। अब आपको इसको भी भूल जाना है, 8 का गुणा 3 में, 8 16 8 3 24, 24 का कितना हो गया 4, 24 24 का 4, 4 का गुणा इस वाले में करो, 4 दूनी 8, ठीक है 8, तो 8 का गुणा 1 में करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। तो ये आपको इकाई अंक निकालने का तरीका है, इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका है। अभी सिर्फ गुणे में देख रहे हैं हम लोग, फिर बाद में घातों में देखेंगे। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल ही क्लियरली और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं इससे आगे ही। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू।